हेलो बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में वर्क एनर्जी एंड पावर नाम के चैप्टर का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है उसको पढ़ेंगे और पावर से जो रिलेटेड एप्लीकेशन है उनको पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको पढ़ेंगे। तो आओ देखते हैं। हम सबसे पहले एनर्जी पर, काइनेटिक एनर्जी पर बातचीत करेंगे, फिर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, वर्क एनर्जी एप्लीकेशन है, इनको पढ़ेंगे। और देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है 12mv²। लेकिन ये कैसे प्रूफ होता है इसको पहले हम देख लेते हैं। कैसे ये फार्मूला हमें मिलता है उसको देखते हैं। आप ये जानते हैं कि अगर ये हमारे पास कोई ट्रैक है, कोई प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर कोई ये ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है और ये मूव कर रही है, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो हम ये देखेंगे कि इस पर कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फोर्स होगा जो इसको मूव करा रहा है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ये गाड़ी, तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। और अगर ये अपनी वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है तो फिर इस पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो कितना एक्सटर्नल फोर्स है और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा। अभी तो ये यहाँ पर है, कुछ देर के बाद ये यहाँ पर आएगी। जब ये यहाँ पर आएगी इस तरह से, ये यहाँ पर जब आएगी तो हम देखेंगे इसका कितना डिस्प्लेसमेंट आता है, कितना डिस्प्लेसमेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। और अभी भी ये v के साथ मूव कर रही है और अगर इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आता है तो हम इसे v डैश और इसे v डबल डैश ऐसा करके लिख देते हैं। इसका मास यहाँ पर m है और इस तरह से ये मूव कर रही है। इसे हम इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं, उसे फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से वहाँ तक गया, एट पॉइंट ए से एट पॉइंट बी तक, ए से बी तक ये मूव कर रहा है। तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट x है। टोटल जो डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट का है, इस मूविंग ऑब्जेक्ट का x है। तो हम देखेंगे कि ये छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, कहीं पर ये dx इस तरह से, फिर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, फिर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। तो dx के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट बनेंगे और जितने dx के छोटे छोटे पार्ट बन रहे हैं उसे हम x कह सकते हैं, या dx इक्वल टू x ऐसा तो कह ही सकते हैं। अगर ऐसा हम कह सकते हैं तो हम ये पहले देखेंगे कि इस dx डिस्प्लेसमेंट पर कितना वर्क डन है। अगर हम ऑब्जेक्ट को इस dx डिस्प्लेसमेंट तक ट्रेवल कराते हैं तो कितना वर्क डन होता है, वर्क डन की वैल्यू क्या होती है। तो आपको मालूम है वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट f डॉट dx, ऐसा हमें मालूम है। और f की जो वैल्यू होती है उसे लिखते हैं f m टाइम्स एक्सेलरेशन इस तरह से और मल्टीप्लाई dx ऐसा लिखेंगे। और dw इक्वल टू m, एक्सेलरेशन की वैल्यू dv बाई dt करके लिखेंगे, dv बाई dt और इधर dx है। और अब आप dx बाई dt को वेलोसिटी कह सकते हैं। dx बाई dt जो है हमारे पास, इसे आप वेलोसिटी कह सकते हैं, v इक्वल टू dx ओवर dt इस तरह से। तो आप अगर इसे वेलोसिटी कहेंगे तो ये dw इक्वल टू, ये आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा dw इक्वल टू m और इधर बनेगा dv और ये dx बाई dt फिर से वेलोसिटी बना देगा। इतनी वैल्यू हो गई हमारे पास। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर हमने स्मॉल वर्क डन किया और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है 0 से x की लिमिट पर, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू x है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को a से b तक मूव कराते हैं तो कितना वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो dw इक्वल टू m इंटीग्रेशन m
v dv इस तरह से। यहाँ पर लिमिट 0 से w की, यहाँ पर लिमिट हम लोग वेलोसिटी की लिख देंगे, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी। और अगर इसकी वेलोसिटी हम 0 से v की लिमिट यूज करते हैं तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा और इस पे पावर 1 है, इधर हो जाएगा w और ये इधर हो जाएगा हाफ mv² हो जाएगा। जो ये वर्क डन आता है हमारे पास, इसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू हाफ mv²। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है जो अक्सर हम लोग पढ़ा करते हैं। तो ये हमारे पास इस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। अगर हम इस वेलोसिटी की लिमिट v डैश से v डबल डैश लिखेंगे या इनिशियल वेलोसिटी vi और फाइनल वेलोसिटी vf लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक नया फार्मूला आ जाएगा और उसको हम लिख सकते हैं हाफ m, इधर हो जाएगा vf² माइनस vi²। ये वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करता है। ये अगर आप लिखते हैं तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसको ये प्रेजेंट करता है, उसे ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम एक वेलोसिटी को 0 कर दें और एक वेलोसिटी को 0 ना करें, यानी 0 से v तक की लिमिट अगर यूज करते हैं तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लिमिट यूज करना चाहें इस तरह से तो हम ऐसा कर लेंगे और ये वर्क डन की वैल्यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है और इसी को हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी एप्लीकेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है, लीनियर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। किसका? इस काइनेटिक एनर्जी का। ये जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बना है इसका लीनियर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है, आप इसे लिखें जरा। और अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे हम लोग रिलेशन बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी और किसी भी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में। जिस ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में हम रिलेशन बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर वो रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी 0 है और वेलोसिटी 0 होने पर मोमेंटम 0 होता है। तो लिखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम and linear momentum and kinetic energy of moving object। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसके लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। आओ देखते हैं। हमें मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला हाफ mv² लिखते हैं, हाफ mv²। और मोमेंटम का जो फार्मूला लिखते हैं p इक्वल टू mv लिखते हैं। और अगर इसमें हम ये जो हमारे पास फार्मूला है इस फार्मूले को हम अगर ऐसा लिख लें हाफ mv और v ऐसा अगर कर लें तो कोई बुराई नहीं है और इसकी जगह हम लोग इस लीनियर मोमेंटम को यूज कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ pv आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, रिलेशन आ गया। अगर यहाँ से 2k इक्वल टू pv लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और अगर मोमेंटम इक्वल लिखना चाहें तो 2k डिवाइड बाई v ऐसा लिखेंगे हम लोग। तो एक ये रिलेशन आ गया जो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में रिलेशन बताता है। मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में रिलेशन बताता है। और एक दूसरा रिलेशन फार्मूला और भी है, उसे हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखें हाफ mv² लिखें तो कोई गलत नहीं है, ऐसा हम लोग लिखते हैं और ऐसा प्रूव भी करते हैं। तो ये उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी है जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और उसका मास m है। और इस तरह से हमने इस काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट किया
और अगर इसमें हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई डिवाइडेशन अगर कर लें हम तो भी कोई गलत नहीं है। और ऐसा करना अगर गलत नहीं है तो हम लिखेंगे m और m स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m हो जाएगा। और ऊपर हम लोग लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2m कर सकते हैं। और आपको पता है कि जो मोमेंटम है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, मूविंग पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो p इक्वल टू एम वी है। तो आप इसकी जगह आप मोमेंटम लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m ऐसा कर सकते हैं। ये फार्मूला बन गया। और आप p स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 2mk मीन काइनेटिक एनर्जी एंड p इक्वल टू स्क्वायर रूट 2mk। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन आता है उस रिलेशन को हम लोग इस तरह से देखते हैं। तो ये इस तरह से रिलेशन आता है मोमेंटम में। अब इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे, किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोग लिखते हैं और फोर्स के साथ क्या रिलेशन है इसका, उसे देखते हैं। इसे आप लिखें जरा। देखो बेटा, अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट पर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका मास कितना है, वो किस लोकेशन पर है, ग्राउंड सरफेस से, अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर है, और वहाँ पर ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जनरली इसे U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका अगर हम लोग फोर्स के साथ रिलेशन देखते हैं तो फोर्स जो होता है एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो माइनस du डिवाइड बाई dr इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम लोग x डायरेक्शन पर फोर्स देखें, y डायरेक्शन पर फोर्स देखें, z डायरेक्शन पर फोर्स देखें, तो हम लोग अगर इसे लिखें x एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है, अगर उसको हम लोग देखें तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का du डिवाइड बाई dx ऐसा लिखेंगे। और अगर हम लोग y एक्सिस के अलोंग अगर एक्सटर्नल फोर्स को देखेंगे तो माइनस du डिवाइड बाई dy ऐसा लिखेंगे। और z डायरेक्शन के अलोंग अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को देखें विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इस एक्सटर्नल फोर्स को लिखेंगे तो माइनस का du डिवाइड बाई dz इस तरह से लिखेंगे। और नेट फोर्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें, नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स के लिए F नेट इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। और एफ एक्स एफ वाई एफ जेड की वैल्यू अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पर हम यूज कर लें तो हम लोग नेट एक्सटर्नल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इधर है माइनस डी यू डिवाइड बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी यू ओवर डी वाई जे कैप माइनस डी यू ओवर डी जेड के कैप, इस तरह से। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। और अगर यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें तो हम लिखेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू डिवाइड बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी यू डिवाइड बाई डी वाई जे कैप प्लस डी यू डिवाइड बाई डी जेड के कैप। और इसे आप ग्रेडियंट करके भी लिख सकते हैं। जो अगर हम लोग ग्रेडियंट करके लिखेंगे तो ग्रेडियंट है हमारे पास इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका ग्रेडियंट है। तो आप
इसे ग्रेडियंट करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स का फार्मूला ये बन के तैयार हो गए। और एक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी आप इसे लिखें या mgh, जो हाइट के रेस्पेक्ट में होता है कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो m मास का ऑब्जेक्ट है, वो ग्राउंड से, अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर है और उस पर इतना पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, m उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का मास है। तो ये रिलेशन हो गया। और अब हम लोग अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को पढ़ें तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है कि किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की टोटल एनर्जी मीन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कंजर्व रहती है, चेंज नहीं होती है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, अगर पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। बट दोनों का जो समेशन है, दोनों का जो प्लस है, दोनों का जो इक्वल वैल्यू है, दोनों के प्लस के जो इक्वल वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में, ये किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती है। और इसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। उसको हम लोग देखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इस एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे और ये एनर्जी कहती है कि जो टोटल एनर्जी है किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की, वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के प्लस के इक्वल होगी। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, तो इस तरह से हम लिखेंगे ये टोटल एनर्जी हो गई। और ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, बट जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। ये एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की जो समेशन वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ये इस तरह से कांस्टेंट रहती है। और अगर इनका हम ग्राफ देखें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, तो ग्राफ इस तरह से मिलता है। तो एक अगर ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ अगर देखें और ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखें तो आप देखेंगे कि ये हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का ग्राफ है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है, और जब ये इंक्रीज होगा आगे जाके तो ये फिर डिक्रीज होने लगेगा। इसलिए टोटल जो एनर्जी होगी किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की वो कांस्टेंट रहेगी। चलिए आगे हम देखते हैं वर्क एनर्जी एप्लीकेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एप्लीकेशन। वर्क एनर्जी एप्लीकेशन, एनर्जी एप्लीकेशन या थ्योरम। ये एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये एप्लीकेशन कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। यानी इस एप्लीकेशन को अगर हम लोग लिखें तो ये एप्लीकेशन ये कहती है, ये थ्योरम ये कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी of moving object is always equal to work done।
जो वर्क डन की वैल्यू है, ये वर्क डन की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है फाइनल और इनिशियल इक्वल टू वर्क डन, इस तरह से, या आप इनिशियल माइनस फाइनल करें, ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है ये वर्क डन के इक्वल है, इस तरह से। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव करने के कई मेथड, एक मेथड इधर देख लेते हैं, दूसरा मेथड उधर देख लेते हैं। ये पहला मेथड है, इसे आप देखेंगे। तो इस मेथड में हम लोग उस प्रूविंग को पढ़ेंगे, मेथड 1। पहला मेथड कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, इसका मास m है और ये मोशन पर है, और अगर ये मोशन पर है तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही तो इस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा। जैसा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बताया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है या रेस्ट पर है तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो सभी फ्रेम के लिए वैलिड नहीं है, केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वैलिड है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन की जो एप्लीकेशन है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, मोशन का जो फर्स्ट लॉ है, वो वैलिड नहीं है, केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। तो हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, जो मोशन की थर्ड इक्वेशन है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो मोशन की थर्ड इक्वेशन है उसको हम लोग यूज करते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहें तो इसे आप फाइनल वेलोसिटी लिख लें, इसे आप इनिशियल वेलोसिटी लिख लें, 2as लिखा रहने दें। और अगर इसको आप इधर ले आएंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल 2as, ऐसा आप कर लें। और इसमें अगर आप m/2 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें तो ये, इसका अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, और इधर हाफ mv स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m मल्टीप्लाई a, ये फोर्स बन जाएगा f, और fs ये वर्क डन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये आप देखेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और इधर ये वर्क डन है। तो ये हमारे पास वही फार्मूला प्रूफ होकर आ गया। एक मेथड ये है इस वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। एक दूसरा मेथड और देखते हैं। अगर हम लोग ये देखें कि जो वर्क डन है किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए, जो हमने वर्क डन देखा, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, और इसकी इस टाइम जो वेलोसिटी है वो vi है। vi मीन इनिशियल वेलोसिटी, इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है। ये बॉडी कंटिन्यू मूव कर रही है तो कुछ देर के बाद ये बॉडी यहाँ पर आ जाएगी और हम देखेंगे कि यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो vf है, फाइनल वेलोसिटी है, और मास तो चेंज नहीं हुआ, इसलिए मास वही रहेगा, m रहेगा। और इसमें देखेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर x हुआ है तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx, फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर हमने कितना वर्क डन किया होगा, कितना वर्क हुआ होगा। वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, dw इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, और आप इसकी जगह लिखेंगे m, इधर dv ओवर dt ऐसा लिखेंगे, dx ऐसा लिख लेंगे। तो ये हमारे पास dx ओवर dt ये वेलोसिटी बना देगा। और अगर ये वेलोसिटी बना देता है तो हम लिखेंगे dw इक्वल टू m
वी dv ऐसा लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर अगर हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करें, टोटल वर्क डन, अगर हम लोग टोटल वर्क डन कैलकुलेट करें तो यहाँ से इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन mv dv इस तरह से, और इसमें पावर 1 है। और यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी की लिमिट लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। बेटा m यहाँ से बाहर आ जाएगा और v का जो इंटीग्रेशन करेंगे dv की रिस्पेक्ट में, ये v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इधर ये वैल्यू हो जाएगी w, और m इधर हो जाएगा, और इधर v स्क्वायर बाई 2 लिमिट इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इस तरह से, और वर्क डन m इधर हो जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इस तरह से बाई 2 इस तरह से। और अगर आप m का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ, और इसको हम लोग लिख लेते हैं हाफ एम वी आई स्क्वायर। और आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखा इस बात को तो ये हाफ एम वी एफ स्क्वायर ये पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, और इस चेंज को हम वर्क डन कहते हैं। अगर ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, और काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज नहीं आता है तो फिर वर्क डन 0 होगा। और इस अगर एप्लीकेशन को थोड़ा और आगे तक लिखें मोमेंटम के रिस्पेक्ट में तो हम लोग कैसे लिखेंगे, आओ देखते हैं। इस एप्लीकेशन को मोमेंटम के रिस्पेक्ट में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। देखो भाई, आपको ये तो मालूम है कि जो वर्क डन है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। एक बार मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, ऐसा लिख लें। और आपने देखा कि ये जो वेलोसिटी हमारे पास है, ये वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के साथ जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं के एफ माइनस के आई, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। और आपको लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेशन मालूम है, लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू आपको मालूम है स्क्वायर रूट 2m k, ऐसा मालूम है। तो अगर हम लोग इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो 2m k i, और अगर यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की जगह हमें वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, तो अगर यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो k इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m लिखेंगे। और यहाँ से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई 2m, और इसी तरह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम डिवाइड बाई 2m। इस तरह से हम लोग इसे यूज कर लेंगे। और ये वर्क डन है, इसकी जगह आप ये वैल्यू पुटअप करेंगे पी एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 2m माइनस इधर से ये वैल्यू पी आई स्क्वायर ओवर 2m, ऐसा लिख लेंगे। और यहाँ से अगर हम लोग 2m कॉमन लेके इधर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्क डन इधर 2m इक्वल टू पी एफ स्क्वायर माइनस पी आई स्क्वायर। तो हमें कह सकते हैं कि मोमेंटम के स्क्वायर में जो चेंज आता है उस स्क्वायर के चेंज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर पी एफ स्क्वायर लिखना चाहें तो लिखेंगे पी आई स्क्वायर प्लस 2m इधर वर्क डन w। और अगर पी एफ इक्वल लिखना चाहें तो इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट पी आई स्क्वायर मीन इनिशियल लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर रूट में, और इधर 2m मल्टीप्लाई w। इस तरह से ये हमारे पास वर्क एनर्जी एप्लीकेशन का यूज करके ये हमारे पास एक नई वैल्यू मिल गई, नया फार्मूला हमें मिल गया। आप इसे लिखें जरा और फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ देखें जरा, अब हम लोग पढ़ेंगे पावर को, और फिर 5-7
अच्छे वाले न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे तो हमारा इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक से किस तरह के न्यूमेरिकल हमें मिलेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, वो नीट के एग्ज़ाम हो या जेई के एग्ज़ाम हो। आप देखें ज़रा ध्यान से। जैसे अब हम लोग पावर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। पावर को अगर हम लिखना चाहें तो वर्क डिवाइड बाय टाइम ऐसा लिखते हैं। मीन पर यूनिट सेकंड में जितना वर्क डन होता है, पर यूनिट सेकंड में पर यूनिट टाइम पर जितना वर्क डन होता है, उस वर्क डन को हम लोग कहते हैं पावर कहते हैं। और इसकी यूनिट हम लोग लिखते हैं वाट लिखते हैं, या ऐसे लिखते हैं DW डिवाइड बाई DT ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। जूल पर सेकंड भी यूनिट लिख सकते हैं। और अब अगर हम लोग इसका फार्मूला कैलकुलेट करें तो आपको मालूम है P इक्वल टू W/T, और W की जगह हम लोग जो वर्क डन है F डॉट DS ऐसा करके लिख सकते हैं, यानी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट ऐसा लिखेंगे तो FD डिवाइड बाई T ऐसा कर सकते हैं। और ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी। ये वेलोसिटी मिल गई, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो पावर इक्वल टू, ये पावर है मोमेंटम नहीं है, पावर P इक्वल टू FV, और अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो F डॉट वेक्टर V ऐसा कर सकते हैं, F वेक्टर F डॉट वेक्टर V। तो ये हमारे पास पावर का फार्मूला आ गया। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं और देखते हैं। इसको हटाते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो किसी भी हॉरिजॉन्टल रोड पर मूव कर रहा है, तो उसके मोशन की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा है उसके मोशन की वजह से उसमें क्या रिलेशन है, टाइम के साथ क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है इस तरह से, और ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और कंटिन्यू मूव कर रहा है तो कुछ देर के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो हम देखेंगे कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अभी तो ये यहाँ पर है, फिर यहाँ पर होगा, अभी पॉइंट A पर है और फिर कुछ देर के बाद पॉइंट B पर चला जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि कितना इसका डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन वेलोसिटी के साथ क्या है, टाइम के साथ क्या है। तो हमें रिलेशन देखना है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट x, वेलोसिटी एंड टाइम। इस तरह से हमें कुछ 2-3 इनमें रिलेशन देखना है। तो पहले हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं। जो फार्मूला हमारे पास पावर का है, पावर P इक्वल टू FV ऐसा है, और ये फार्मूला हमारे लिए बहुत काम का है। और अगर F और V की अगर हमें वेक्टर वैल्यू मिलती है तो दोनों का हम डॉट मल्टीप्लाई करा लेंगे, और डॉट मल्टीप्लाई कराने से जो वैल्यू आएगी वो पावर की आ जाएगी, F डॉट V ऐसा हम लोग लिखेंगे। और अब अगर यहाँ से हम रिलेशन बनाना चाहें तो जो फोर्स है हमारे पास, इसकी जगह m टाइम्स एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो पावर इक्वल टू m a और इधर v लिख देते हैं। और अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन की जगह लिखना चाहें तो m इधर हम लोग लिख देते हैं dv/dt ऐसा, और इधर v ऐसा लिख लेते हैं। ऐसा करने से हमारे पास एक नया फार्मूला बन जाएगा। अगर यहाँ पर हम dx से डिवाइडेशन और मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम लोग dx से मल्टीप्लाई डिवाइडेशन यहाँ पर कर दें तो हमारे पास एक नया फार्मूला आ जाएगा। कैसे? इस dt को इस dx के पास लिखो, इस dt को इस dx के पास लिखो, तो p इक्वल टू m dv ये लिखा हुआ है ये वाला v लिखा हुआ है ये, और dx बाई dt एक और 1 बाई dx
पहले से, ये वाला, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी स्क्वायर बन जाएगा, p इक्वल टू एम डी वी, इधर v स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, ऐसा बन जाएगा। और अब अगर हम लोग इसका इधर मल्टीप्लाई कर लें और ये डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो p डिवाइड बाई एम डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर डी वी, ऐसा हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर लें तो इसकी जो इंटीग्रेशन वैल्यू होगी, इसका जो इंटीग्रेशन करने से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हम लिखेंगे v क्यूब बाई 3 लिखेंगे, क्योंकि इसमें पावर 2 है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट dx है। dx का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिल जाएगा, तो इधर हो जाएगा p बाई एम एक्स, ऐसा करके हो जाएगा, इधर हो जाएगा v क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ये रिलेशन आ गया। और अगर यहाँ से हम लोग वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहें तो ये मिल गया, और वेलोसिटी इक्वल कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास v क्यूब बाई 3 इक्वल टू पी एक्स बाई एम है, पी एक्स ओवर एम है, तो v क्यूब इक्वल टू 3px ओवर m, और v इक्वल अगर कैलकुलेट करें तो इधर हो जाएगा 3px ओवर m और इधर पावर 1/3, इस तरह से ये रिलेशन आ गया वेलोसिटी में और इसमें डिस्प्लेसमेंट में। अगर ये कांस्टेंट है, इफ p एंड m आर कांस्टेंट, देन वी कैन से, तब हम कह सकते हैं कि अगर मोमेंटम एंड मास कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के 1/3 पावर से, ऐसा रिलेशन बनता है। तो ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन आ गया। और अगर यही रिलेशन हम लोग टाइम के साथ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, आप देखें जरा, इसको इस बार हम लोग हटा देते हैं, और इसी तरह का रिलेशन अगर हम लोग टाइम के साथ देखें कि इस ऑब्जेक्ट को ए से बी तक आने में कितना टाइम लगा और उस टाइम के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, उसको देखते हैं। इस फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए भी हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे, पावर इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, मीन पावर इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। और आपको ये मालूम है कि अगर हम लोग वेलोसिटी को यहाँ पर लिखें, वेलोसिटी को, तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है वो f बाई एम होता है, और एक्सेलरेशन के इक्वल में dv बाई dt लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम लोग dv की वैल्यू कैलकुलेट करें तो f बाई एम टाइम्स dt हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लें तो v इक्वल टू इधर हो जाएगा f बाई एम टाइम्स t, टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास पावर है f और वेलोसिटी की वैल्यू है एफ टी बाई एम, एफ टी ओवर एम, इस तरह से। तो ये एफ स्क्वायर बन जाएगा, p इक्वल टू एफ स्क्वायर टी ओवर एम, इस तरह से। ये रिलेशन आ गया हमारे पास, टाइम के साथ रिलेशन आ गया। और यहाँ से अगर हम लोग एफ स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो टू तो यहाँ पर है नहीं, पी एम डिवाइड बाई टी, इस तरह से। तो f इक्वल टू स्क्वायर रूट पी एम डिवाइड बाई टी। p यहाँ पर मोमेंटम नहीं है, ये पावर है। p यहाँ पर पावर है और मास जो m है ये मास है और t टाइम है। तो इस तरह से टाइम के साथ रिलेशन आ गया। अगर इसे हम लोग कैलकुलेट करें तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसे लिखें जरा। और अब हम इसकी कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, देखते हैं जरा इसकी कुछ प्रॉब्लम। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो मूव कर सकता है। ये ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल कार है कोई, इस तरह से ये कार है और ये कार मूव कर सकती है। और अगर ये मूव कर सकती है तो
तो इसके मोशन की क्या वेलोसिटी हो सकती है, ये हमें बताना है। और कुछ पैरामीटर और भी हमें कैलकुलेट करना है, और हम ये देखेंगे कौन कौन से पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है। ये कार है, इधर की तरफ जा रही है, मोशन की डायरेक्शन है, ये मोशन की डायरेक्शन है, ये इधर की तरफ जा रही है। तो क्वेश्चन इसका लिखते हैं, अ कार मूविंग इन रफ हॉरिजॉन्टल रोड, अ कार मूविंग ऑन अ रफ horizontal road, if friction value of friction force, value of kinetic friction force value of kinetic friction force F K and friction coefficient, kinetic friction coefficient mu K and kinetic energy E, then calculate stopping distance। हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है when velocity of the object, velocity of the car decrease with respect to time and some time after car become at rest, कुछ देर के बाद कार रेस्ट पर आ जाएगी। when velocity of the car decrease with respect to time टाइम के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और जब कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है तो कुछ टाइम के बाद वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और कार रेस्ट पर आ जाएगी। विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड कार बिकम एट रेस्ट एंड सम टाइम आफ्टर car becomes at rest, ये रेस्ट पर आ जाएगी। तो हमें ये सभी पैरामीटर कैलकुलेट करना है। उनमें से एक पैरामीटर हमारे पास है स्टॉपिंग डिस्टेंस का। स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस की। इसे हम लोग यही समझ लेते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको यहीं पे समझ सकते हैं। आप देखें जरा ध्यान से, अगर यहाँ पर हम ये कहें कि वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है, सपोज दैट अभी इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और डिक्रीज हो रही है, तो कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 8, 6, 5, 4, 3, 1 और फिर ये फाइनली 0 हो जाएगी और ये कार रेस्ट पर आ जाएगी। और अगर रेस्ट पर आ जाएगी तो इसमें रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और अगर ऐसा है तो इसमें रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन की कंडीशन में अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर इस इक्वेशन का यूज करते हैं तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा हम लोग देख सकते हैं
क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही तो फाइनली जो वेलोसिटी होगी, फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी और ये हमारे पास केवल वेलोसिटी आएगी u स्क्वायर और एक्सीलरेशन नेगेटिव है 2as ऐसा है। और हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है यानी s, कितनी दूर चलकर ये रेस्ट पर आ जाएगी। तो हम देखेंगे कि अभी तो ये चल रही है और यहाँ तक आते आते ये कार रेस्ट पर आ सकती है और अगर रेस्ट पर आ जाएगी तो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये रिटार्डेशन है और आपको मालूम है कि जब कभी भी हम लोग एक्सेलरेशन लिखते हैं, रिटार्डेशन लिखते हैं तो फोर्स डिवाइड बाई मास को लिखते हैं। तो इसकी जगह हम लोग F बाई m लिख सकते हैं। इधर हो जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू 2F ओवर m, इधर हो जाएगा s स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये वैल्यू इधर हो जाएगी। और अगर आप m का इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 का डिवाइडेशन कर दें तो इधर हो जाएगा 2 तो डिवाइडेशन में आ जाएगा यानी हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा हमारे पास ये फोर्स हो गया जिसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कह रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स Fk और इधर हो जाएगा s, ये s हो जाएगा। और ये वैल्यू है ये काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी E से प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी को E से प्रेजेंट कर रहे हैं तो E इक्वल टू Fk, इधर हो जाएगा s। तो s की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, इस तरह से। तो ये हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गई। और अगर हम लोग इसको रिमूव करके मोमेंटम के साथ और फ्रिक्शन कोफिशिएंट के साथ अगर लिखना चाहें तो हम लोग ये जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी है E इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m है इस तरह से, और जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो म्यू के टाइम्स mg इस तरह से होता है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम लिखेंगे E डिवाइड बाई इधर म्यू के, इधर हो जाएगा mg इस तरह से। और अगर इसकी जगह हम लोग पी स्क्वायर बाई 2m लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, तो इधर m स्क्वायर हो जाएगा यानी 2 म्यू के m स्क्वायर g इस तरह से। ये हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू आ गई कि जो कार अभी यहाँ पे चल रही है वो कुछ देर के बाद रेस्ट पर आ जाएगी, तो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, फिर उसके बाद ये रेस्ट पर आएगी, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और फिर ये फाइनली रेस्ट पर आ जाएगी। आप इसे लिखें जरा।